Welcome to the video lecture series of Basic Electronics Engineering, and today in this lecture we will discuss about equivalent circuit or equivalent model of operational amplifier. बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और उसमें मैंने एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली अ वोल्टेज एम्पलीफायर और वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। तो समझते हैं उस पॉइंट को थोड़ा सा और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट मॉडल को भी समझते हैं, बट उससे पहले वोल्टेज एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट सर्किट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप वोल्टेज एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट सर्किट को समझ लोगे तो ओपैम्प के इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट मॉडल समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए समझते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट सर्किट को। तो यहाँ पे देखिए मैंने एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतने पोर्शन को, ये जो मैंने सेलेक्टेड जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, सिर्फ आप उसे आपको उसको देखना है। तो यहाँ देखिए मैंने एम्पलीफायर को एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया है। ये दोनों टर्मिनल एम्पलीफायर का इनपुट टर्मिनल है और इन दोनों इनपुट टर्मिनल के बीच जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर। ये बच्चों आपका आउटपुट टर्मिनल है। आउटपुट टर्मिनल से जो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए मैंने कनेक्ट किया हुआ है, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर। और ये एक वोल्टेज सोर्स यहाँ कनेक्ट है जिसकी वैल्यू A0L इंटू वी आई है, ठीक है। तो ये सर्किट किसी भी वोल्टेज एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट है। भाई देखिए, जब आप एम्पलीफायर का सर्किट पढ़ोगे, जब आप हायर सेमेस्टर में जाओगे तो वो अलग होता है, एम्पलीफायर का सर्किट बिल्कुल अलग होता है। लेकिन हाँ, यहाँ जो सर्किट मैंने बनाया है, एम्पलीफायर का सर्किट जो भी होगा उस सर्किट के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। मीन्स वी कैन रिप्लेस सर्किट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर बाय दिस सर्किट। समझ में, जो भी सर्किट होता हो एम्पलीफायर का, आप उसको इस सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये सर्किट वही काम करेगा जो एम्पलीफायर का सर्किट काम करेगा, ठीक है। तो अब बच्चों ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये जरा इसको समझते हैं। इसमें जो इसकी वैल्यू है A0L इंटू वी आई, तो इसमें जो A0L है, A0L इज नोन एज ओपन लूप वोल्टेज गेन। भाई जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, यहाँ देखिए जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो इनपुट वोल्टेज में कुछ फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफाई हो रहा है। तो जिस फैक्टर से इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई होके आउटपुट में मिलेगा, दैट इज नोन एज ओपन लूप गेन। और वी कैन डिफाइन ओपन लूप गेन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया 10 वोल्ट, आउटपुट में अगर आपको 10 टू द पावर 4 वोल्ट मिला, तो आपको वो फैक्टर निकालना है जितने फैक्टर से इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई होकर आउटपुट में मिल रहा है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने रेशियो निकाला है और इसकी वैल्यू आई है 10 टू द पावर 3, एंड 10 टू द पावर 3 इज द ओपन लूप गेन ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर। ओपन लूप का मीनिंग क्या है, ये अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा। जब आगे आप धीरे धीरे समझोगे, लेक्चर पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ओपन लूप का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी आप समझो इसे ओपन लूप वोल्टेज गेन नाम से इसको हम लोग जानते हैं, A0L को। तो ये तो हो गया ओपन लूप गेन। अब यहाँ देखो आप, ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस आ रहा है इसके बीच में, इस आउटपुट रेजिस्टेंस में कुछ ड्रॉप होगा वोल्टेज का, इसलिए जो V0 की प्रैक्टिकल वैल्यू होगी वो A0L इंटू वी आई के इक्वल नहीं होगी। भाई यहाँ देखो ना, V0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, A0L इंटू वी आई। बट ये केस आइडियल का होता है।
तो चूंकि हम एक जनरल इक्विवेलेंट सर्किट पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए वी नॉट की वैल्यू कभी भी ए नॉट एल इंटू वी आई के इक्वल नहीं होगी, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। इसीलिए यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जो कुछ ड्रॉप को, आउटपुट वोल्टेज में कुछ ड्रॉप को शो करता है। ठीक है, तो ये सर्किट आप अपने दिमाग में रखोगे। और बच्चों ये जो मैंने यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एनालिसिस करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सर्किट है। ठीक है, इसलिए हर वक्त आपके दिमाग में ये सर्किट घूमना चाहिए, ताकि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या किसी भी टाइप का सर्किट एनालिसिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का करना हो तो आपको उसको करने में, उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट सर्किट की बात। अब जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है वो है Vs। भाई हमारे पास एक सिग्नल है Vs, उस Vs को हमें एम्पलीफाई करना है। तो आप देखिए यहाँ Vs को इनपुट टर्मिनल से आप कनेक्ट करोगे, क्योंकि अगर आपको किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो जाहिर सी बात है कि इनपुट में ही अप्लाई करेंगे हम एम्पलीफायर के। तो यहाँ पे देखिए मैंने Vs को अप्लाई किया इनपुट टर्मिनल में, और यहाँ जो बच्चों ये Rs है, Rs इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ Vs। बात समझ रहे हैं? ये जो हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ एनी वोल्टेज सोर्स, उस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? Rs है। ठीक है, अब इनपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज जा रहा है वो तो जा रहा है Vi। इसका मतलब ये Vs पूरा का पूरा यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, Rs कुछ Vs का पोर्शन खा जा रहा है, ये Rs में Vs का कुछ पोर्शन ड्रॉप हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा होना उचित नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इसमें कुछ कंडीशंस लेने पड़ेंगे ऐसे, ताकि Vi की वैल्यू Vs के इक्वल हो जाए। मीन्स जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है वो सिग्नल टोटल का टोटल इनपुट टर्मिनल्स पे अप्लाई होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या हमें एजम्पशन लेना है, क्या हमें कंडीशन लेना है ताकि Vi Vs के इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ आप इस सर्किट से Vi की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक वोल्टेज डिवीजन मेथड पढ़ा था, उस वोल्टेज डिवीजन मेथड को सबसे पहले तो हम सीरीज सर्किट में अप्लाई करते थे टू डिटरमाइन वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो अगर मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो बाय द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवीजन मेथड, वोल्टेज अक्रॉस Ri Vi इज इक्वल टू Ri डिवाइडेड बाई Ri प्लस Rs इंटू टोटल वोल्टेज Vs। अब यहाँ देखो बच्चों, जो इनपुट टर्मिनल्स पे वोल्टेज जा रहा है वो Vs के इक्वल नहीं है, बल्कि Vs से उसकी वैल्यू क्या है? कम है। तो इस इफेक्ट को या इस प्रॉब्लम को हम लोडिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई कि क्या प्रॉब्लम होगी। भाई जब आप इनपुट ही कम अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है आउटपुट और कम आएगा। इसलिए जो भी सिग्नल हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं वो टोटल का टोटल इनपुट टर्मिनल्स पे अप्लाई होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जब जब आप एम्पलीफायर पढ़ोगे तब तक ये लोडिंग इफेक्ट वाला वर्ड आपको सुनने में आएगा, तो आप वहाँ समझ जाना कि ये लोडिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, अब हमें करना है लोडिंग इफेक्ट को सॉर्ट आउट, मीन्स Vi की वैल्यू हमें Vs के इक्वल करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक कंडीशन लो कि जो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है एम्पलीफायर की, वो आप इस Rs से क्या ले लो? बहुत ज़्यादा ले लो। मीन्स आपको एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई रखना है। तो जब इनपुट रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का बहुत ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू Rs, देन वी कैन नेग्लेक्ट
द वैल्यू ऑफ आर एस इन कंपेरिजन टू आर आई। भाई अगर आर आई बहुत ज़्यादा है आर एस की तुलना में, तो क्या आप आर एस को नेगलेक्ट कर सकते हो? तो सर बिल्कुल कर सकते हैं नेगलेक्ट हम लोग। तो यहाँ देखिए मैंने आर एस को नेगलेक्ट किया, तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो आर आई के इक्वल हो गया, और वी आई की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? वी एस के इक्वल हो गई। तो यहाँ देखा आपने कि कैसे हमने वी आई को वी एस के इक्वल कर दिया। तो ये आपको कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। मीन्स फॉर अ गुड वोल्टेज एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर शुड बी वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने ये चीज लिख रखा है। और अगर एम्पलीफायर आइडियल हो, तो आइडियल मीन्स क्या हो जाएगा? इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर का आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप बेधड़क जवाब दे सकते हो कि सर इनफाइनाइट होता है। क्योंकि अगर इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो ये जो लोडिंग इफेक्ट वाला प्रॉब्लम है ये उस केस में क्या होगा? जीरो होगा, नल होगा। ठीक है, बट इन प्रैक्टिकल एम्पलीफायर थोड़ा बहुत तो होगा, बट हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आइडियल के केस में बिल्कुल नहीं होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गया। तो ये तो था इनपुट सर्किट एम्पलीफायर का। अब हम आते हैं आउटपुट सर्किट में। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि जो यहाँ आउटपुट वोल्टेज आएगा वो क्या होगा? ए नॉट एल इंटू वी आई में से कुछ ड्रॉप हम माइनस करेंगे तब हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। भाई यहाँ देखो मैंने ये सर्किट अलग से यहाँ बनाया रखा है और इसमें हमने अज्यूम कर लिया कि करंट आई फ्लो कर रहा है। तो जरा केवीएल अप्लाई करो इसमें। तो यहाँ देखिए मैंने केवीएल का इक्वेशन लिखा, और यहाँ से जब आप वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये देखो कितना आ रहा है? ए नॉट एल इंटू वी आई माइनस आई इंटू आर नॉट, एंड आई इंटू आर नॉट इज नोन एज ड्रॉप इन आर नॉट। तो क्या आउटपुट वोल्टेज ए नॉट एल इंटू वी आई के इक्वल आया? नहीं आया, कुछ ड्रॉप हो गया इस आउटपुट रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर एम्पलीफायर अच्छा हो, बढ़िया एम्पलीफायर हो, उसके लिए ये ड्रॉप क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। भाई जीरो तो कर नहीं सकते हो, लेकिन हाँ इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, और ये रिड्यूस तभी होगा जब आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कम होगी। बात समझ में आई? तो फॉर अ गुड एम्पलीफायर आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ दैट एम्पलीफायर शुड बी वेरी वेरी लो, and for ideal amplifier R naught will be 0। भाई अगर आइडियल है तो V नॉट इस पूरे वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा ए नॉट एल इंटू वी आई के। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि एम्पलीफायर का सर्किट क्या होता है, उसमें इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू अच्छे एम्पलीफायर के लिए क्या होनी चाहिए और आइडियल के केस में क्या होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट मॉडल पे। ठीक, तो चूंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट है, तो इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट की तरह होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट सर्किट की तरह होगा। भाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जब आप सर्किट देखोगे तो वो अलग होगा, लेकिन उस पूरे सर्किट को आप वोल्टेज एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो। ये मैं कई बार आपको बोल चुका। इसलिए ओपैम्प का इक्विवेलेंट सर्किट बिल्कुल वही होगा जो हमने वोल्टेज एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा। व्हाई? बिकॉज ओपैम्प इज आल्सो अ वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिस इज द सिंबल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो दोनों इनपुट टर्मिनल के बीच जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट रेजिस्टेंस। तो आर आई इज द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ओपैम्प,
और आउटपुट टर्मिनल्स यहाँ पे और आउटपुट टर्मिनल्स यहाँ R0 से कनेक्ट होता है और उसमें एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है, जैसा कि आप लोगों ने वोल्टेज एम्पलीफायर में देखा। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस R0 ले लिया और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू A0L इंटू VD ले लिया। यहाँ पे देखिए मैंने A0L जो ओपन लूप गेन है वहाँ मैंने मॉड लगाया हुआ है। बात समझ में आई? तो मॉड का क्या सिग्निफिकेंस है मैं ये आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। फिलहाल हम ये जो मैंने VD लिखा हुआ है, जिसको हम वोल्टेज एम्पलीफायर में VI लिखते थे, इसको जरा समझते हैं। भाई यहाँ जो इनपुट वोल्टेज है उसको मैंने VD से डिनोट किया है। उसका कारण है कि जब आप दोनों टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई करोगे तो जो इनपुट वोल्टेज होगा वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है उसका डिफरेंस होगा। इसलिए मैंने VI को VD लिखा हुआ है। ये जो VD है ये बच्चों आप इसको अलग मत समझिएगा, ये वही है जो वोल्टेज एम्पलीफायर में हमने इनपुट वोल्टेज पढ़ा। बट पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ओप एम्प 3 मोड में वर्क करता है। तो एक इन्वर्टिंग, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग और तीसरा डिफरेंशियल मोड। तो हम एक ऐसा मोड लेके चल रहे हैं जो एक कॉमन मोड है ना। जिस कॉमन मोड मीन्स हमने इन्वर्टिंग पे भी वोल्टेज अप्लाई किया है और नॉन इन्वर्टिंग पे भी अप्लाई किया, मीन्स डिफरेंशियल मोड है ये। तो जो इनपुट में जाएगा वो दोनों वोल्टेज का क्या होगा, डिफरेंस होगा। मीन्स VD की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज और इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज के क्या होगा, डिफरेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने VD को लिखा है V प्लस माइनस V माइनस। V प्लस इन द सेंस कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, V माइनस मीन्स इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज क्या है, V1 है और इन्वर्टिंग का क्या है, V2 है। तो VD की वैल्यू V1 माइनस V2 हो जाएगी। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा वो किसको एम्पलीफाई करेगा। अगर आप दोनों इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करते हो तो एम्पलीफाई किसको करेगा, जो उसके इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई होगा। जो वोल्टेज उसके इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई होगा उसी को एम्पलीफाई करेगा। तो जो इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज आ रहा है, जो अप्लाई हो रहा है वोल्टेज इनपुट टर्मिनल पे, वो क्या हो रहा है, V1 अप्लाई हो रहा है कि V2 अप्लाई हो रहा है कि दोनों का डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। तो आंसर क्या है भाई, दोनों का डिफरेंस एम्पलीफाई हो रहा है। दैट्स वाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफाइज डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ बोथ टर्मिनल्स। है समझ में? ऑपरेशनल एम्पलीफायर ना V1 को एम्पलीफाई करेगा ना V2 को एम्पलीफाई करेगा, दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। बात समझ में आई बच्चों? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सब बच्चे आज से याद रखेंगे कि इनपुट के डिफरेंस को ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफाई करेगा। ठीक है? इसमें RI इनपुट रेजिस्टेंस, R0 आउटपुट रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। A0L ओपन लूप गेन। मॉड लगाने का मतलब यहां पे ये है बच्चों कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि आउटपुट वोल्टेज में भी 180 आउटपुट वोल्टेज में भी विथ 180 डिग्री फेज डिफरेंस ऑफ विथ इनपुट वोल्टेज और 0 डिग्री फेज डिफरेंस विथ इनपुट वोल्टेज। भाई पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आउटपुट में जो वोल्टेज आएगा, जो सिग्नल आएगा, वो इनपुट वोल्टेज का 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे भी हो सकता है अगर इन्वर्टिंग मोड है। तो नॉन इन्वर्टिंग है तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट पे होगा। मीन्स A0L की वैल्यू बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ रेशियो ले रहे हो। आप खुद सोचो ना, अगर इन्वर्टिंग मोड है तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में क्या होगा, 180 का फेज शिफ्ट होगा। मीन्स अगर ये पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है ये वाला क्या होगा, निगेटिव। जब आप निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और अगर इनपुट में आप पॉजिटिव अप्लाई करते हो तो आउटपुट में क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिलेगा। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, माइनस आएगा। और जब नॉन इन्वर्टिंग मोड में होगा तब तो प्लस आएगा, क्योंकि 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। पॉजिटिव दोगे तो आउटपुट में पॉजिटिव, निगेटिव दोगे तो आउटपुट में निगेटिव मिलेगा। तो हमें यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ओपन लूप गेन के मैग्नीट्यूड से मतलब है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया बच्चों, मॉड लगाया हुआ है। तो
आई होप आपको इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट मॉडल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एकदम दिमाग में बैठ गया। ये सर्किट आपको एकदम अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे के लेक्चर्स तभी आप समझ पाओगे जब ये सर्किट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जब मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो इक्विवेलेंट सर्किट का ही हेल्प से मैं आपको प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज बस इतना ही करते हैं, बाकी की चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो धन्यवाद आपका।